अच्छा, तो इस चैप्टर में बायोएनर्जेटिक्स में फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन की बातें जारी है। आज हम शुरू कर रहे हैं रेस्पिरेशन को। याद रखिए आप कि रेस्पिरेशन आपके पास दो तरह की होती है, ठीक है। एक होता है एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन का यूसेज होगा, और एक होता है एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन की यूसेज ही नहीं होगी और आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो जब आपको एनर्जी इंस्टेंट चाहिए होती है, ऑक्सीजन यूज आप नहीं करोगे तो दैट इज एनारोबिक, ठीक है। और जिसमें आप यूज करोगे दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। उसमें एन नहीं है, एन मतलब विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपके पास ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, और जितनी भी जो एटीपी FADH2 से और NADH2 से बनेंगे तो वो वहीं पे बनेंगे। यहाँ पे इंस्टेंट एनर्जी की अगर जरूरत है तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप से होगी, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। अच्छा, तो ये बात सारी कहानी मैंने इसलिए कही कि ग्लाइकोलाइसिस हम कहते हैं इट इज द कॉमन स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है लेकिन स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। सो कॉमन स्टेप का मतलब ये है कि ये तो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होगा और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस वर्ड के क्या मतलब है। सो ग्लाइको इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्लाइकस व्हिच मींस ग्लूकोज, ठीक है, एंड लाइसिस मींस स्प्लिटिंग। ये ऐसा स्टेप है कि ग्लूकोज जो आपके पास फोटोसिंथेसिस में बना था, यहाँ पे आके अब उसने डिस्ट्रॉय होना है, उसने लाइसिस उसकी होनी है, ठीक है, उसकी स्प्लिटिंग होगी। तो किस चीज में स्प्लिटिंग होगी? बिकॉज हमें पता है कि हमारे पास जो ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन कंपाउंड है। सो दो चीजों में उसकी स्प्लिटिंग होगी। सो दो चीजें बनेंगे, इट मीन्स कि वो 3 कार्बन कंपाउंड होगी, और वो दो चीजें होगी क्या? सो वो होगी पायरुवेट, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन में उन्होंने बताया है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और सिमिलर हेक्सोज शुगर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसमें आपके पास सिर्फ ग्लूकोज हो, जो भी फ्रक्टोज भी हो सकता है, मतलब जो क्या कहते हैं, जो शुगरी सब्सटेंस है, ठीक है, वो ग्लाइकोस, जैसे मैंने कहा, इसका मतलब होता है शुगर, ठीक है। into two molecules of pyruvate through a series of enzymatic reactions releasing some energy, जैसे कि एटीपी के फॉर्म में, एंड रिड्यूस्ड को एंजाइम्स और NADH भी रिलीज होगा। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। लेकिन NADH एनारोबिक रेस्पिरेशन वाले ऑर्गेनिज्म में, जो कि हमारी बॉडी में भी एक्सेसिव एक्सरसाइज में यूज होती है, और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स भी है उनमें भी होता है, तो वहां पे आपके पास NADH का कोई रोल नहीं है। वाई? क्योंकि वहां पे आपके पास UGC होगा ही नहीं, तो लेंथी प्रोसेस है। वहां पे NADH से ATP बनेंगे, लेकिन जो इंस्टेंट ATPs ग्लाइकोलाइसिस में बने वही यूज होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो MCQ में आता है, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। इनकी दो स्टेप्स है, ठीक है, प्रिपरेटरी फेज एंड ऑक्सीडेटिव फेज। प्रिपरेटरी फेज को हम इन्वेस्टमेंट फेज भी कहते हैं, यानी कि जिसमें खर्चा होगा। अब खर्चा किस चीज का होगा? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। याद रखिए, बायोलॉजी में जब भी मैं खर्चे की बात करूं, दैट मीन्स कि मुझसे एटीपी खर्च होंगी। क्या चीज खर्च होंगी? एटीपी। वजह क्या है? देखिए, हम कहते हैं कि पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल हम यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, एंड वी से कि हमसे खर्चा हो रहा है। सो मतलब हमसे पैसे खर्च हो रहे हैं, रूपीज खर्च हो रहे हैं। आप इंग्लैंड में रह रहे हैं, सो वी वुड से कि आपसे डॉलर्स खर्च हो रहे हैं। लेकिन अगर आप सेल की बात कर रहे हैं या फिर बायोलॉजी में किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं, तो खर्चे की बात वहाँ पे आएगी जहाँ पे एटीपी के खर्चे की बात होगी, ठीक है। तो ये हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वी नो एक सेंटेंस, एंड दैट इज एटीपी। ये एक फैक्ट है, एक सेंटेंस है, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है ना। तो ये हमारे पास करेंसी है सेल के, ठीक है। तो ये बात भी मेरा ख्याल है कि क्लियर हुई होगी। फिर आगे है कि दो स्टेप्स है, याद रखिए, ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेटरी फेज, जिसको हम इन्वेस्टमेंट फेज भी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट क्यों कहते हैं वो मैंने बता दी, सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए, वो इंपॉर्टेंट कोई नहीं है उसके लिए, एमसीक्यूज के लिए। एंड फिर ऑक्सीडेटिव फेज है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फेज में ऑक्सीडेशन होगा, और जो आपके पास चीज़ें बनी है, अब हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप में जो चीज़ें बनी है वो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, प्रिपरेटरी फेज को हम इन्वेस्टमेंट फेज भी कहते हैं, ये हमने बता दी। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीडेटिव फेज द पे ऑफ फेज। अच्छा, इसको पे ऑफ फेज भी कह सकते हैं हम ऑक्सीडेटिव फेज। क्यों? क्योंकि अब आप देखोगे कि प्रिपरेटरी फेज में आपसे मैंने कहा खर्चा होगा, एटीपी खर्च होगी भाई। एटीपी खर्च होगी तो आपको ऑक्सीडेटिव फेज में दोबारा उस एटीपी ने मिलना है। तो जब मिलेंगे, इस वजह से इसको हम कहेंगे कि दैट इज अ पे ऑफ फेज, ठीक है, वापस आपको पे मिलेगा। द होल ग्लाइकोलाइसिस पाथवे टेक प्लेस इन द फॉलोइंग सब स्टेप्स, वो हमको बताएंगे। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखिए कि दिस इज आल्सो कॉल्ड ईएमपी पाथवे। कौन सा पाथवे भाई? ईएमपी पाथवे, ठीक है। अब ईएमपी क्यों कहते हैं? क्योंकि ई से एक और साइंटिस्ट है, एम से दूसरा, पी से तीसरा। इन साइंटिस्ट के नाम रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट दिस आल्सो इज कॉल्ड, दिस पाथवे इज आल्सो कॉल्ड। सो आपका उसे कहते हो कि दैट इज ईएमपी पाथवे, ठीक है। ये हो गया।
अच्छा, अब इसमें है, याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि मैं यही वाला चीज़ आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। उस ऊपर वाला छोड़े, इसमें कोई चीज़ की इंपॉर्टेंट आएगी ऊपर वाला तो मैं ऊपर जाऊंगा, यही वाला आपको मैं स्केच समझाता हूँ और फिर ज़रा आ जाता हूँ तो बस कॉलेज खत्म हो जाती है। इट्स नॉट अ वेरी लेंथी टॉपिक। कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बताने हैं जो कि बुक्स में नहीं होती, मैंने आपसे एक्सपर्ट बनाने हैं इस कॉलेज में, ठीक है, वो बताऊंगा। पहली बात डियर स्टूडेंट्स, इसी को काटो मेरे इस डायग्राम में, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप तो एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं तो फिर ठीक है, आप किसी और हाई बैचलर डिग्री के स्टूडेंट है तो फिर ठीक है। एमडी कैट के स्टूडेंट के लिए कोई एमसीक्यू यहाँ से नहीं पूछी जाती, सो फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है। यहाँ पे आप इस दोनों एच को भी ज़रा खत काट लेना कि ये कंफ्यूज ना करें, क्योंकि इंटरनेट से लिया गया एक स्केच है तो इसमें इसलिए मसले हैं। बुक में आपके एच भी नहीं है और ये एंजाइम्स भी नहीं है, सो वी शुड गो अकॉर्डिंग टू आवर बुक, और बुक में जो फेडरल बुक है उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि ग्लूकोज जो है फर्स्ट स्टेप में उसके साथ फॉस्फेट लग जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फास्फोराइलेशन। जब भी फॉस्फेट किसी मॉलिक्यूल के साथ ऐड होगा तो उसको हम कहेंगे फास्फोराइलेशन। सो फर्स्ट स्टेप में फास्फोराइलेशन हो जाती है, लेकिन फॉस्फेट आता कहाँ से है? सो एटीपी से। तो देखो आपका खर्चा हो गया ना, इस वजह से तो मैं इन्वेस्टमेंट फेज कहता था। पहला एटीपी तो बन गया, अब दूसरा एटीपी डियर स्टूडेंट्स वो भी यूज होगा। अच्छा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है, इसका नाम मैंने नहीं लिखा, एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन, देखो इनके ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर चेंज है, अगरचे इनमें कार्बन लेवल सेम है, कार्बन नंबरिंग सेम है, 6 कार्बन कंपाउंड है और दोनों में आपके पास क्या है? फॉस्फेट गिवन है, लेकिन एक ग्लूकोज स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है तो दूसरा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ठीक है। तो आइसोमराइजेशन दूसरे स्टेप में हो गया, तीसरे में दोबारा फास्फोराइलेशन हो जाएगा और एक फॉस्फेट आ जाएगा। सो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, 1,6 इंडिकेट कि ये 1 कार्बन और 6 कार्बन पे अटैच है, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है और मैं इसके लिए पीछे जरा चला जाता हूँ, देखें इसी डायग्राम में। अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स, सो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जब बना तो इसकी ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट स्प्लिट हो जाता है किस चीज में? DHAP में, यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। सो देखें ये जो दोनों है ना, ये सर्कल आपको इंडिकेट करते हैं कार्बन। सो 3 कार्बन हमारे पास यहाँ पे भी बन जाते हैं, यहाँ पे भी बन जाते हैं, ठीक हो गया। और फॉस्फेट इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि 2 फॉस्फेट है तो एक फॉस्फेट एक कंपाउंड में चला गया दूसरा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, ये इंडिकेट करता है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। एट द एंड क्या हो जाता है कि DHAP, या इसको हम DAP भी कह सकते हैं, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम G3P भी लिख सकते हैं। तो G3P हमारे पास कितने बने? 2 ना। तो जो नीचे वाला स्टेप होगा, ये डैशेस लाइन इंडिकेट करता है नीचे वाला स्टेप। नीचे वाला स्टेप कौन सा था? नीचे वाला स्टेप हमारे पास था पे ऑफ फेज, ठीक है, या ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज 2 दफा होगा, इसलिए कि एक G3P के लिए 1 दफा हो जाएगा, दूसरी G3P के लिए दूसरी दफा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि हैपेंस मल्टीप्लाइड बाई 2। तो नीचे अब हम आ जाते हैं वापस अपनी अच्छे डायग्राम पे। यहाँ से अब आपकी एक कंफ्यूजन हट गई कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड क्यों लिखा है, क्योंकि ये सारे स्टेप्स जो होंगे वो 2 दफा होंगे। डियर स्टूडेंट्स देखें कि पहले स्टेप में ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना था, तो हमारे पास एक NAD आ जाता है, ठीक है, और उसके साथ हाइड्रोजन लग जाता है, तो इससे बन जाता है NADH, यानी कि ये रिड्यूस हो जाता है NADH, ठीक है। और ये भी रिवर्सिबल स्टेप है, दोनों एरोज इंडिकेट करते हैं। अगर ये भी गलत है, क्योंकि रिवर्सिबल स्टेप हमें ऐसा इंडिकेट करना चाहिए जैसे ऊपर डायग्राम में था, हाफ हेडेड एरो से हम इंडिकेट करते हैं, जितने भी जो स्टैंडर्ड बुक्स उसमें लिखा है, लेकिन ये जस्ट एक स्केच है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है। सो ये बन गया 2 ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। और इसमें चूंकि इससे हाइड्रोजन चला गया, तो देखें ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और एल्डिहाइड से जब भी हमारे पास हाइड्रोजन चला जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन चला जाता है, यानी उसकी ऑक्सीडेशन हो गई ग्लाइसरल्डिहाइड की, और इसकी जो है रिडक्शन होगी, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया, किसकी? NAD की, ठीक है। तो हमारे पास इससे बन जाता है 8 ग्लाइसरेट, यानी कि 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट। ये इंडिकेट करता है किसको? कार्बोक्सिलिक एसिड को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। पहले एल्डिहाइड था, लेकिन चूंकि हमने उससे हाइड्रोजन रिमूव की, उसकी रिडक्शन हो ऑक्सीडेशन हो गई, सॉरी इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट में, ठीक है, वो एल्डिहाइड था। अच्छा, अब ये सारे 2 दफा हो रहे हैं ना, 2 चीजें हैं, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, लेकिन ये 2 इनमें देखें दोबारा इसमें गलती थी, तो ये भी हम 2 करेंगे, 2 NADH। अब देखें स्टूडेंट्स, वहां पे ATP यूज हो रहा था, यहाँ पे ATP बनेगा, तो ADP आएगा, लेकिन ADP कितने आएंगे? 2 आएंगे, क्योंकि ये 2 हमारे पास है ना। तो इससे दोबारा हमारे पास फॉस्फेट निकलेंगे, ठीक है, एक 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट से फॉस्फेट दूसरे से,
तो हमारे पास 2 एटीपीज यहाँ पे और बन जाएंगे, कितने 2 एटीपीज, ठीक है। और हमारे पास जो चीज बन जाएगा दैट इज 3 फास्फोग्लाइसरेट, ठीक है ना। एक एक फॉस्फेट अब भी एक एक मॉलिक्यूल के साथ है, क्योंकि दो है, मैंने जिस तरह बार बार कह रहा हूँ, तो एक मॉलिक्यूल के साथ एक फॉस्फेट है, दोनों से एक एक फॉस्फेट निकला और 2 एटीपी बने, ठीक है ना। अब देखो ये हमारे पास क्या है कि इसमें दोबारा आइसोमराइजेशन हो गई और ये 2 फास्फोग्लाइसरेट बन गया। पहले 3 पोजीशन पे था, अब 2 पे आ गया। फिर 2 फास्फोइनोल पायरुवेट बन गया, ठीक है। इसमें से चूंकि वाटर की हमारे पास एडिशन हो जाती है, ठीक है। और फिर हमारे पास जो एडीपी है तो उससे एटीपी बन जाता है, एडीपी से एटीपी दोबारा, यानी कि दोबारा यहाँ पे हमारे पास एटीपी, लेकिन ये भी दो दो होंगे, ठीक है। तो हमारे पास एट द एंड क्या बना, जब इससे एटीपी निकल जाते, सॉरी इससे फॉस्फेट निकल जाती है और एटीपी बन जाती है, तो हमारे पास पायरुवेट बन जाता है। लेकिन पायरुवेट कितने बनेंगे, 2। इसको फिर कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट और इससे 2 एसिटाइल CoA बन जाता है, जो कि फिर क्रेब्स साइकिल में जाएगा, अदरवाइज नहीं। स्टूडेंट्स मैंने एक फैक्ट्स बतानी थी, वो फैक्ट्स के लिए वो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी जनरल कॉन्सेप्ट के लिए मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा इन डिफिनेशंस को, ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आती भी है, देयर इज नो नीड टू गो इन इट, ठीक है, इसमें हम जाएंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि जिस तरह, अच्छा एक चीज मैं सिर्फ बताऊंगा कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये जो फास्फोराइलेशन बन रही है ना, ये, ठीक है, देखिए चलो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इसको कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। देखो मैंने जनरली कहा था व्हाट इज फास्फोराइलेशन, तो मैंने कहा कि जब भी किसी मॉलिक्यूल में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास देखो फास्फोराइलेशन, ये देखो इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। ये जो एटीपी बना, ऊपर तो बन ही नहीं रहा था ना, यहाँ पे सिर्फ बात करूंगा, इस स्टेप के ऊपर तो कोई चीज बन ही नहीं रही थी, देखो इस स्टेप के ऊपर, ठीक है, इधर जो इन्वेस्टमेंट फेज था, ये जो है ना, यहाँ पे जो एटीपी बना, तो देखे इसी, ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था, कोई रिएक्टेंट है ना, आगे रिएक्शन होगी ना, तो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट भी कहते हैं। तो इस सबस्ट्रेट से फॉस्फेट निकला, ठीक है, इसी से, ये इसी से फॉस्फेट निकला और एडीपी से एटीपी बना। तो देखे फॉस्फेट जब निकला तो इस एडीपी में ऐड हुआ कि नहीं हुआ, तो जब हुआ फास्फोराइलेशन तो है, लेकिन कौन सा फास्फोराइलेशन है, सबस्ट्रेट लेवल है। क्यों, क्योंकि ये रिएक्टेंट के लेवल पे हो गया, यानी कि रिएक्टेंट से फॉस्फेट चला गया सबस्ट्रेट से फॉस्फेट, रिएक्टेंट फॉस्फेट इज सेम थिंग, ठीक है। अब जरा एक लास्ट चीज जो कैलकुलेशन की होती है, जरा हम वो करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास कितनी एटीपी यूज हुए, पहला एटीपी 2, सो 2 एटीपी माइनस करो, 2 आपके पास यूज हुई है, ठीक है। बने कितने, बने आपके पास 4, क्योंकि 2 ये बने 2 ये बने, ठीक है ना। जब 4 एटीपी बने, 2 यूज हुई है, तो नेट गेन एटीपीज का कितना है, 2 है, ठीक है। लेकिन अगर ये एनारोबिक नहीं है, ये एरोबिक है, तो आपके पास देखो, आपके पास 2 NADH भी बने हैं, कितने बने हैं, 2। और याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि 2 NADH जो है वो हमारे, एक NADH जो है वो 3 ATP के बराबर होता है। तो 2 NADH का मतलब ये है कि 6 ATPs ये भी बने, ठीक है ना। तो 6 ATPs ये बने थे, ठीक है, 2 और 2 यानी कि 4 ATPs ये बने थे, तो हमारे पास टोटल 10 ATPs नीचे स्टेप में बन गई। अगर तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, कौन सा एरोबिक, एनारोबिक में नहीं, एनारोबिक में तो NADH जाएगी नहीं, उससे ATP बनेगी नहीं, 10 ATP और 2 उधर से काटो, तो आपके पास टोटल जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आपके पास नेट गेन ATPs का जो होता है अलोंग विद NADH 8 ATPs होती है। लेकिन जनरली अगर आपसे पूछा जाता है नीचे MCQ से, चलो मैंने MCQ पे चला जाता हूँ तो वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। This one, how many net ATP molecules are produced from one glucose molecule during glycolysis? तो नेट एटीपी आपके पास कितने बने थे, देखो नीचे आपके पास एटीपीज की बात कर रहे हैं हम, NADH की नहीं। NADH इस जनरल रूल नहीं है ना, ये जो एटीपी की रूल है ना डिस्टेंस, अच्छा कंफ्यूज नहीं होना। देखिए एटीपी जो है ना वो दोनों स्टेप्स में बनेंगे, वो एनारोबिक हो या एरोबिक हो, दोनों में एटीपी बनेंगे, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो अगर इस तरह एमसीक्यूज पूछा जाता है तो वो तो एक जनरल एमसीक्यू है ना, उसमें तो आपसे ये नहीं पूछा गया कि एनारोबिक या एरोबिक। तो ऐसा रूल फॉलो करो कि जो दोनों स्टेप्स को, एरोबिक और एनारोबिक दोनों को फॉलो हो रही है। तो एटीपी की जनरेशन, NADH की नहीं, एटीपी की जनरेशन दोनों में होती है, एनारोबिक में भी होती है, एरोबिक में भी होती है। तो सिर्फ एटीपी की जनरेशन अगर दोनों में होती है तो देखिए फर्स्ट स्टेप में आप काटो 2 ATP, क्योंकि आपके 2 यूज हुई है, ठीक है। और नेट मतलब मुकम्मल गेन कितना है, नीचे फिर आपके पास 4 ATPs बनी थी, ठीक है। एक स्टेप में 2 ATP, दूसरे स्टेप में 2 ATP, तो इसमें से 2 आप काटो, क्योंकि 2 आपने ऊपर यूज की है, तो नेट गेन आपके पास आ जाता है 2 ATPs का। सो द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो होगा वो बी होगा, कि 2 सही है। एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने जो आपको बतानी थी वो ये थी
कि वाई ग्लूकोज इज फास्फोराइलेटेड इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। याद रखो, अगर आपके पास ग्लूकोज आ गया, ठीक है, सेल में, और उसको आपने फास्फोराइलेट नहीं किया, ठीक है, यानी ग्लूकोज G6 फॉस्फेट नहीं बना, ठीक है ना, मसला ये होगा कि ये ग्लूकोज खदशा है कि ये सेल से बाहर चला जाए, इसके फिर आगे ग्लाइकोलाइसिस हो ही ना, ठीक है। ये स्टेप मैंने आपको बताई नहीं थी, लेकिन मैंने कहा एमसीक्यूज में क्लियर हो जाएगा, टीचर में अक्सर एमसीक्यूज पूछ जाते हैं, आपको बताया नहीं जाता टीचर, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा। सो व्हाई इज ग्लूकोज फास्फोराइलेटेड इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? टू मेक एटीपी? नहीं, एटीपी तो वैसे भी बनेंगे। टू इंक्रीज? नहीं, टू ट्रैप इट इनसाइड द सेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी फैक्ट बताने की कोशिश करूंगा। याद रखो, अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक NAD था, या फिर चलो इसको मैं किसी और लेक्चर में बताऊंगा, अब लेक्चर बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा था कि हमारे पास जो है ना, ये NADH हम लिखते हैं ना, मिसकंसेप्चुअली लिखते हैं, ये इस तरह सही नहीं है। NADPH को हमें NADPH लिखना नहीं चाहिए, इसको हमने NADPH+H+ लिखना चाहिए, ये सही है। लेकिन हम इसको ऐसे लिखते क्यों है, कौन सा लॉजिक है इसके पीछे, तो वो मैंने आपको बताना था। बहरहाल ये फिर नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर द